ऑपरेशन है। ठीक है, इसकी फर्स्ट वाली स्टेटमेंट तो आप बड़े अच्छे से सॉल्व कर लेते हो। 12x प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 12, राइट। मैं क्यों चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि इस चैप्टर पे थोड़ा सा पॉज दूं, आप थोड़ी सेल्फ स्टडी करो इसमें, सो दैट यू अंडरस्टैंड योर डाउट्स बेटर, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी ठीक हो जाए। मैं जितना भी प्रैक्टिस करवाती रहूंगी आपकी वो गलतियां रिपीटेडली होती रहेगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा 13x माइनस वाई इक्वल टू 12 प्लस, सैटरडे को टेस्ट होगा ही होगा आपका, राइट। और अभी 6 और 7 थर्सडे फ्राइडे हुआ, थर्सडे फ्राइडे ऑफ होगा। ठीक है, कल आपकी छुट्टी है सबकी, महावीर जयंती सबकी, ठीक है। नहीं है डीएवी, कितने बजे छुट्टी हो जाती है वैसे आपकी, छुट्टी कितने बजे हो जाती है आप, स्कूल की छुट्टी कितने बजे हो जाती है? 2:30। मुझे कल 2 आवर क्लास मिली थी, तो मैंने सोचा था मॉर्निंग में आपको बुला लूंगी, एवरीवन हैविंग एन ऑफ, अगर नहीं है तो फिर नहीं कर पाऊंगी, फिर आपकी यही क्लास होगी। ठीक है, 4:30 आ सकते हो? वही ना, चलो यहाँ से 3x। अब जब आप इसको सॉल्व करते हो ना, क्या लिखते हो, -2x। तो 2 दिन का ब्रेक था, संडे क्लास तो ली थी, पर कल एक चाहती थी क्लास ले लूं, रियल नंबर थोड़े एक्स्ट्रा से करवा दूं आपको। तो ये -3x हो गया, ये प्लस वाई है ना, ये माइनस वाई बने, ये कोई नहीं करता इस चीज। बच्चे यहाँ पर ये इस तरह से लिखा, दिस माइनस इज विद द एंटायर फ्रैक्शन नॉट विद एक्स। ये माइनस साइन जो है ये फ्रैक्शन के साथ है, ठीक है, क्योंकि वो फ्रैक्शन है। जिसे आप लिखते हो x माइनस 2/3, तो ये पूरी फ्रैक्शन के साथ माइनस होता है, ऊपर का न्यूमरेटर माइनस में होता है। ठीक है, दिस इज सेम एज सेइंग x प्लस -2/3। अब अगर यहीं पर इस चीज को मैं लिखूंगी तो ये होगा -2x प्लस वाई, माइनस पूरी टर्म के साथ गया, इंडिविजुअल एक्स के साथ नहीं गया। समझ में आ गया? जब आपके पास फ्रैक्शन, अब यहाँ पे प्लस था तो आपने एज इट इज साइन लिखे ना, तो जब आपका माइनस है तो इसका मतलब ये पूरी टर्म के साथ है, ये इंडिविजुअल 2x के साथ नहीं है, इंडिविजुअल y के साथ नहीं, टर्म के बाहर है, बाइनोमियल के बाहर है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर ना वो फ्रैक्शन को स्किप, वो इस ब्रैकेट को स्किप कर देते हैं, मोस्टली क्वेश्चंस में ब्रैकेट नहीं लिखे होते बिकॉज वो चीज ही चेक करते हैं। ब्रैकेट लिखी होगी, आप दोनों के साइन चेंज कर दोगे, सभी नहीं गलत करोगे, एक दो बच्चे साइन चेंज कर देंगे, अभी भी एक दो ने किया है तो एक दो की गलती होगी कि साइन चेंज नहीं किया, अभी मैक्सिमम की गलती है, सिर्फ एक या दो ने सही किया इसे। तो ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी दिया था, तब भी गलती थी, तब भी मैंने आपको ये चीज कही थी ठीक कर लो, आज भी यही कह रही। तो प्लीज फोकस ऑन दीज मिस्टेक्स, क्योंकि आपकी लीनियर इक्वेशन में यही मिस्टेक्स होने वाली है और कुछ नहीं होगी। ठीक है, सॉल्विंग करते हो, माइनस करते हो, कैंसिल करते हो साइन चेंज करके, तो जब आपके पास यहाँ पर 6 और 6 इक्वल टू में आता है, माइनस किया तो ये 0 बन जाता है। डोंट गेट कंफ्यूज, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 इज द पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, x 0 y 6, ये पॉइंट है नंबर लाइन पे। शिवेन, मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन ग्राफ का दिया था, तुमने 2 ग्राफ क्यों ड्रॉ किए? 2 क्वेश्चन में, 8th में भी 9th में भी ग्राफ ड्रॉ किया, क्यों? और जो चाहिए था वो तुमने सही से ड्रॉ नहीं किया, सिर्फ एक करना था। क्वेश्चन पढ़ो, दूसरा एल्जेब्रिकली था, क्वेश्चन नंबर 9 वाज एल्जेब्रिकली, क्वेश्चन नंबर 8 वाज ग्राफिकली। तो आपने 2 ग्राफ क्यों ड्रॉ किए, पहली चीज। सेकंड, ड्रॉ तो कर लिए, तो इससे क्या फायदा हुआ, क्या आपको नुकसान हुआ? जो गलत, जिसको ग्राफ में करना था ड्रॉ, तुमने वो गलत किया, जो दूसरा था वो तुमने सही कर दिया, राइट। सो प्लीज बी वेरी क्लियर विद द इंस्ट्रक्शन, समझो, प्लीज बी वेरी क्लियर विद इंस्ट्रक्शन, जो चीज लिखी हुई है मेंशन उतना ही करो। फ्री टाइम में बैठे हो बेले कि नहीं हम नाम जाने के लिए, तब दूसरे इधर उधर हाथ मारो, पर ऐसा टाइम आपके पास नहीं होता। तो अपने पेपर को रिवाइज करो। ग्राफ में लाइंस कहा हुआ है, ड्रॉ द इक्वेशन, तो लाइंस को आपने लाइन सेगमेंट की तरह ड्रॉ किया हुआ है, एक्सटेंड बोथ साइड्स पे नहीं किया हुआ। ये कल चीजें मैं आपका डिस्कस करना चाहती हूँ। इन केस छुट्टी का अगर कुछ आता है प्लान, अगर कुछ आ जाती है छुट्टी है, या इट कैन कम एट 4:30 ऑल्सो, तो थोड़ा सा मैं ये चीजों को एक्सटेंड करके रियल नंबर्स, आई डोंट वांट टू स्किप, आई विल स्टार्ट टुडे ओनली रियल नंबर्स। तो ठीक है, बिकॉज लीनियर इक्वेशन बहुत ज्यादा हो गया, जितना मर्जी करवाती रहो खत्म नहीं होगा, बट थोड़ा सा भी ब्रेक लेके उसके बाद इन बिटवीन रिविजन सेशंस लगाऊंगी। ठीक है, अब आ जाओ लक्षित, आज थर्ड है कि फोर्थ? थर्ड, लक्षित
आहिल, लव्या, गौतम, शुभी, मान्या, धृति। जसलीन क्यों नहीं आ रही है? साइंस क्लास आ रही है? बीमार होगी। नव्या, सानवी, विस्मीत, कायशा नहीं आई अभी, ईश्वी ऑनलाइन, शिवेन, दर्पण इज ऑनलाइन, रेहान, कबीर, रेयांश नहीं आना, रेयांश क्यों नहीं आया? आरुष, गीतांश भी नहीं आया, आरव नहीं आया, ईश्वी इज हियर, सुखमीत, सिंजन, गुरलीन। एब्सेंट क्यों है इतने सारे बच्चे? हमारे साथी बच्चे एब्सेंट क्यों है इतने? नो आइडिया। चलो चलो, अब नंबर सिस्टम इस लीनियर इक्वेशंस को छोड़ के विल स्टार्ट विद रियल नंबर्स। ठीक है, और ये रियल नंबर चैप्टर ना बड़ा ही आसान हो गया आपका। इसमें जो फर्स्ट वाला चैप्टर था ना, फर्स्ट वाली एक्सरसाइज थी यूक्लिड की, वो सच में बहुत गंदी। वो कौन सा होमवर्क दिया था बताओ? दिए होंगे पक्की बात है, वो कौन सा था? उसका एग्जाम्पलर था ना? कौन से वाला था क्वेश्चन बताओ? हाँ, ये ना लास्ट ईयर की ऑप्शनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन था। ट्रायंगल एबीसी, एंगल प्राइस की प्राइस प्राइस है ना, सी टाइम्स एंगल बी इज इक्वल टू, ठीक है ठीक है। इसमें ना है तो हमारे तीन एंगल और एक रिलेशन मुझे पता होता है, ए प्लस बी प्लस सी इज 180 डिग्री, जब भी एंगल पर ट्रायंगल की बात हो रही है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है ये लास्ट ईयर एनसीईआरटी में था। लास्ट ईयर वाली एनसीईआरटी की ऑप्शनल एक्सरसाइज जो इस बार बिल्कुल ही उन्होंने डिलीट कर दी है, उस वाली में एक क्वेश्चन था। अब इसमें कहा गया है, देखो एंगल बी जो है ना वो कॉमन है, राइट? ए प्लस बी की वैल्यू भी एंगल बी के इक्वल है, सी भी जो है, मतलब ये दो इक्वेशंस बन गई, एंगल सी इज इक्वल टू 3 एंगल बी एंड 3 एंगल बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी, और ये ब्रैकेट्स में है। लिखो इस चीज को। सिर्फ इसी प्रॉपर्टी की वजह से ना, क्योंकि हमें तीन एंगल्स लगते हैं, मतलब तीन वेरिएबल्स है, सिर्फ इसकी वजह से ये क्वेश्चन आपके पेपर्स में शायद ना आए। बट टर्म एग्जाम्स में ना टीचर्स फेयर नहीं करती, टर्म एग्जाम्स में टीचर्स डाल देती है कि नहीं ये कर सकते हो, क्योंकि हमने क्या किया, लेट एंगल ए इज इक्वल टू एक्स, लेट एंगल बी इक्वल टू वाई। समझ में आ गया? एंगल ए को एक्स लिया, एंगल बी को वाई लिया, तो आपका क्या बन जाता है, एंगल सी इज इक्वल टू 3y and 3 angle B, 3y is equal to 2 times of, समझ में आ गया ये? ठीक है, तो एंगल C की वैल्यू आ गई, और यहाँ से 3y is equal to 2x plus 2y हो गया, और ये इक्वेशन क्या बन जाती है, y equal to 2x। ये दो चीजें आ गई अपने पास। A को हमने क्या माना था, x, B को क्या माना था, और C क्या निकला था, बन गए दो इक्वेशन। ठीक है, इसमें इनिशियल थोड़ी लीड मिल रहा है, तो आप फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन एंगल्स ऑफ ट्रायंगल में आएगा ना, या कोऑर्डिनेटर में आएगा, तो आपकी दो इक्वेशंस बनेंगी बनेंगी। वो कैसे? आपको बस ये देखना है कि कौन से दो एंगल्स हमें लेने। ए और बी लेना आसान है, सी और बी भी ले सकते हो, सी और ए भी ले सकते हो। सबसे आसान ए और बी है, क्योंकि यहाँ पर इनका सम हुआ एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर ये वाई। क्लियर हो गया? सॉल्व कर लो इसको। x प्लस 4y इज इक्वल टू 180, और y 2x के इक्वल है, तो x प्लस 4 इंटू 2x, x की वैल्यू क्या आती है, 20। सो द एंगल्स आर, एंगल A इज 20 डिग्री, y 2x के इक्वल है 40, एंगल C 3y, 3 इंटू 40 120। एंगल सम प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है, एंगल सम प्रॉपर्टी पूरी हो रही है ना इसमें, ठीक है ना? तो हमारे एंगल सही कंडीशन के हिसाब से, प्लस हमने कैलकुलेशन एरर नहीं किया, 40 20 एंड 120 एड अप टू 180। क्लियर हो गया बच्चों सबको? ये यहाँ तक कंफ्यूजन कोई नहीं समझ में आया कुछ? डन। अब आते हैं, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 1, रियल नंबर्स।
नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, रियल नंबर। ठीक है, नंबर सिस्टम ना आपने लास्ट ईयर तक नंबर्स के बारे में बहुत पढ़ा है, रैशनलाइजेशन की थी, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स, वो सब हमने किए। ठीक है, अब जो रियल नंबर्स वाला चैप्टर है ना, वो सारे आपके रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स को इंक्लूड करके बने। ठीक है, क्लास 8 तक आपने किया था रैशनल नंबर्स, चैप्टर नंबर 2 था शायद, चैप्टर नंबर 1 था रैशनल नंबर्स का, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड फ्रैक्शंस को प्लस करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वो सब अप्लाई की, जो याद होगा। ठीक है, देन क्लास 9 में वी फोकस्ड मोर ऑन इरैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? स्क्वायर रूट वाले और पाई, सबसे बड़ा पाई, एंड स्क्वायर रूट में कोई भी नंबर है, क्यूब रूट में कोई भी नंबर है, बेसिकली nth रूट में कोई नंबर होगा, सो दैट वो रूट साइन कैंसिल नहीं होता, वो हटता नहीं है। आप 4 रूट को, स्क्वायर रूट ऑफ 4 को रैशनल इरैशनल नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट जो है वो हट जाता है। ठीक है, तो इरैशनल की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी, क्यों हमने इनको इरैशनल कहा? बिकॉज दे आर नॉन टर्मिनेटिंग, लिखो, दे आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो याद है ना आपका नंबर था 1.3 बार, इसको p बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करते थे चैप्टर 1 में, है ना? तो हमारे पास p बाई क्यू फॉर्म रैशनल नंबर की एग्जिस्ट करती है, लेकिन इरैशनल की देयर इज नो p बाई क्यू फॉर्म। तो जो भी नंबर p बाई क्यू फॉर्म एक फ्रैक्शन की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, उसकी फ्रैक्शन हम नहीं बता सकते, वो बन जाता है इरैशनल नंबर। ठीक है ना? आप स्क्वायर रूट ऑफ 2 को एज वन नंबर डिवाइड बाय अनदर नंबर नहीं लिख सकते। क्लियर हो गया? क्यूब रूट ऑफ 9 को, क्यूब रूट ऑफ 9 को वन नंबर डिवाइड बाय अदर नंबर नहीं लिख सकते। क्लियर हो गया? अब थोड़े से हम इसमें कॉन्ट्रडिक्शन जो पढ़ते हैं। अब पाई बहुत यूज करते हो सर्कल्स में, है ना? कहाँ सर्कल्स में कहाँ यूज होता है? एरिया में। क्या एरिया का फॉर्मूला है? पाई आर स्क्वायर। अब उसको सॉल्व करना हो ना, एरिया ऑफ द सर्कल निकालना, रेडियस 7 है, तो पाई को हम क्या यूज करते हैं? अब अभी मैं कह रही हूँ कि पाई जो है वो इरैशनल नंबर है, तो उसकी p बाई क्यू फॉर्म नहीं है, और यहाँ मैं कह रही हूँ पाई को 22/7 यूज करो, क्योंकि जो 22/7 है, क्योंकि पाई बहुत ही पॉपुलर नंबर है, वाइडली यूज होने वाला नंबर है, तो 22/7 इज एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। इसकी सिर्फ अप्रोक्सीमेट वैल्यू है विच इज करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। 22/7 बन जाता है 3.142, जबकि पाई होता है 3.141। अब इसके आगे क्या है मुझे नहीं पता, इस 22/7 के आगे क्या है मैं बता सकती हूँ कैलकुलेशंस करके, इसको मुझे रट्टा ही मारना पड़ेगा। इरैशनल रैशनल में समझ में आ गया आपको? 22/7 में क्या पैटर्न बन रहा है? 42857 ये बन रहा है। कल मैं आपको 39/7 लिख दूं, बताऊं क्या फ्रैक्शन बन रही है, क्या पैटर्न बन रहा है नंबर्स का। अब डिवाइड करोगे, आपको मैं बुक कर दो, डिवाइड करोगे मुझे बता दोगे। लेकिन आपने कहा पाई का, मैंने कहा 3.141 होता है, या 3.14 तो बड़ा पता है, इसके बाद नंबर क्या है? तो मेरे पास कोई मेथड नहीं है। हाँ, एल्गोरिथम होते हैं, पर वो हमें अभी नहीं आते। समझ में आ गया? वो हायर लेवल मैथ्स में आता है, बट आई डोंट नो एनी वे टिल नाउ हाउ टू गेट अ जनरल वैल्यू ऑफ पाई। इसके 5 डिजिट्स निकालो, इसके 6 निकालो, तो मुझे उसको रट्टा ही मानना पड़ेगा। एंड रिमेंबर देयर आर कॉम्पिटिशन, क्या जिसको कहते हैं ना कि जीनियस माइंड है, उसको मिलियन डिजिट्स तक याद है पाई के। ठीक है ना? वो याद करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इसका कोई जनरल फॉर्मूला नहीं है, और ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं इरैशनल। सेम फॉर स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसको भी अब मुझे पता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 करते हैं तो 1.414 है, इतना ही याद किया हुआ। इसके बाद 4142 है, इसके बाद मुझे नहीं आता। मैं भी कैलकुलेशन करूंगी या याद करूंगी, या फिर आई यूज अ कैलकुलेटर एंड देन की अच्छा ये वैल्यू है, 5-6 डिजिट्स और याद करें एज द नीड मे बी। समझ में आ गई इतनी चीज? तो इरैशनल की ना ही फ्रैक्शन फॉर्म होगी, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन रिपीटिंग होगा। और अब मान लो मैंने लिखा नंबर √3/2, हाँ जी, ये क्या बना? रैशनल इरैशनल? इरैशनल क्यों? फ्रैक्शन फॉर्म है तो p बाई क्यू फॉर्म है ना, तो इरैशनल क्यों हुआ? क्योंकि हमारी रैशनल की डेफिनेशन, अब ये जो चीज मैं पढ़ा रही हूँ ना आपको, ये हमारा एक 3 नंबर का या 2 नंबर का प्रूफ पक्का ही है। मे एग्जाम से लेकर आपके फाइनल एग्जाम लास्ट ईयर तक 3 नंबर का ये प्रूफ आएगा ही आएगा पेपर में। तो इसको मैं बोनस कहती हूँ, रट्टा मार के जाओ वहां पे, बस लिख के आ रहा है, के आ रहा है, थोड़ा सा सोच कर। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है रैशनल नंबर
क्यों है? रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन होती है कि नंबर को p बाय q फॉर्म में होगा। सबसे जरूरी चीज है q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि डिवीजन बाय 0 पूरी मैच इतनी बन चुकी है ना, आज भी डिवीजन बाय 0 नॉट पॉसिबल करते हैं, उसको इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड कह देते हैं कि हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। दूसरी चीज हम लिखते हैं p एंड q आर इंटीजर्स, कि रैशनल में अगर एक फ्रैक्शन बनेगा तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटीजर फॉर्म में होगा। ये इरैशनल नंबर है तो ये फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है। चाहे मैंने इसे न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर कहा है, लेकिन ये रैशनल नहीं है, ये इरैशनल ही होगा, ये डिवीजन ऑफ टू नंबर्स नहीं है, क्योंकि पी एंड क्यू इंटीजर्स नहीं है। और तीसरी चीज जो हमारे प्रूफ में अब बहुत काम आएगी वो है पी एंड क्यू आर कोप्राइम। ये ना वर्ड आपने पढ़ा होगा बहुत बार, अब समझते हैं कोप्राइम होता क्या है और उसको याद करना है। कॉमन फैक्टर वन, हाँ जी, पी एंड क्यू आर कोप्राइम लिखो, इस चीज को लिखते रहो साथ साथ, बिकॉज दीज आर द की वर्ड्स व्हिच यू नीड टू रिमेंबर, लिखोगे तभी याद रहेगा। उसके बाद तो मैं आपको सच में प्रैक्टिकल पार्ट, अब 3-4 प्रूफ हमने लिखना ही है बैठकर, आज वही काम करना है, ठीक है। प्रूफ्स को मैंने लिखवाना ही है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरैशनल, प्रूव दैट रूट 3 इज इरैशनल, वो हमने चीजें लिखनी ही है बैठकर। और उसके लिए ये चीज समझनी बहुत जरूरी है, और समझोगे लिख पाओगे अच्छे से, 3 नंबर तभी मिलेंगे तो हमें सारे वर्ड याद होंगे ये। तो व्हाट आर प्राइम नंबर्स? पहले तो बताओ प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स के साथ उनके काउंटर में कौन से नंबर्स बनते हैं? कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। और फिर आते हैं कोप्राइम नंबर्स, आफ्टर वी स्टडी प्राइम्स कॉम्पोजिट्स, उसके बाद हम स्टडी करते हैं कोप्राइम नंबर्स। और एक होता है इन सबसे अलग नंबर वन, ठीक है। तो इन सब चीजों को आज हम देखते हैं। प्राइम नंबर्स कौन से होंगे? बहुत बेसिक समझाने की बात है, जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं उनका, एक होता है वन एंड नंबर इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 11, हाँ जी, लिखो 100 तक सारे प्राइम नंबर्स लिखो बैठकर। ये ना प्रोबेबिलिटी में आता है क्वेश्चन, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर, एंड एक चिट बनाई होती है, 100 नंबर्स लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर। तो अगर ये चीज याद होगी, वहां पर क्वेश्चन में गलती नहीं होगी, और गलती होती है प्राइम नंबर्स निकालने में। तो राइट ऑल द नंबर्स, ऑल द प्राइम नंबर्स टिल 100। अब तक ना प्राइम नंबर को डिटरमिन करने का मुझे नहीं पता, बाकी तो जो जनरल पढ़ा है कोई फॉर्मूला नहीं है। इफ आई हैव, अगर मैं आपको एक नंबर देती हूँ, ठीक है, आप उसको प्राइम है या कॉम्पोजिट है, डायरेक्टली कोई फॉर्मूला या कोई एल्गोरिथम नहीं है कि हम बता देंगे वो प्राइम है। फिर चेकिंग ही होती है कि चेक करके ही हमें देखना पड़ेगा। नंबर को देखा एंड आई कैन नॉट टेल इट्स अ प्राइम और अ कॉम्पोजिट नंबर, अगर बहुत बड़ा मिलियन डिजिट्स का नंबर है तो आई विल नॉट बी एबल टू टेल इफ इट्स प्राइम और कॉम्पोजिट। उसके लिए एल्गोरिथम कोई ऐसा नहीं बना है, 3-4 स्टेप्स ही है, कि एकदम फॉर्मूला नहीं है कि डाला हाँ जी ये प्राइम है, ठीक है। तो पहले तो हमने लिखा है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, फिर क्या आएगा 23, 29, फिर 31, 37, 31 मिस हुआ ना, हाँ 31, 37, 39, 39 नहीं है ना, हाँ चलो नेक्स्ट 41, 43, 49, 49 है, 49 किसका फैक्टर है, किसका मल्टीपल है, 7 का, 7 के टेबल में आता है। 47 हो गया, उसके बाद 51, 51 इज प्राइम, 51 इज नॉट प्राइम, 3 से डिवाइड होता है। 53, उसके बाद 57 किसने बोला था, 53, 59, ठीक है। उसके बाद 61, 67, बस 61, 67, 69 प्राइम है कि नहीं? नहीं, 69 सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। अच्छा 67 के बाद आई हैव 71, 73, 79, किसने लिखा 77? 11 का मल्टीपल है, 7 से डिवाइड होता है। चलो उसके बाद 79 के बाद 81 लिखा है किसी ने? नहीं, चलो 83, 87, ठीक है, 87 इज अगेन मल्टीपल ऑफ 3, 87, 89, 91, 93, 93 again not a multiple of, it's a multiple of 3, not a prime number.
97 लिखेंगे, 97, 99 नहीं आएगा ना, हाँ जी 91 पे 13 7 का 91, इसमें गलती होती है, बाकी सब बच कर आओ। 91 इट्स नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। बाकी सब में अटक जाते हो, ठीक आ जाते हो, 69 भी और 87 भी नहीं लोगे, समझ में आता है, बट 91 पे आके एकदम से, और ये मैक्सिमम गलती होती है। 13 7 का 91, ठीक है। 91 इज नॉट अ प्राइम नंबर। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, काउंट करो। आर देयर 25? अगर 25 नहीं है तो कोई मिस किया आपने, और ज्यादा है तो कोई एक्स्ट्रा लिखा है। 25 prime numbers from 1 to 100. 21, 25 prime numbers from 1 to 100. ठीक है। What about number 1? Neither prime nor composite. Prime number जो 1 है, it is not in the list of prime numbers nor as well as in the list of composite numbers. ये पता क्यों करवा रही हूँ? क्योंकि लास्ट ईयर तक ना एक क्वेश्चन था आपका मिनट हैंड वाला, अब वो क्वेश्चन पेपर में मिनट हैंड का तो आया नहीं, आर हैंड कभी करवाते नहीं थे, वो आ गया। और मैंने सिर्फ पासिंग रेफरेंस क्लास में कभी दी थी, जैसे मुझे आदत है थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा करवाने की, तो क्लास अच्छी चल रही हो ना तो आई डंप ऑन इन्फॉर्मेशन एंड इन्फॉर्मेशन, है ना। ज्यादा पढ़ा हो ना बच्चा तो उसको भी ऐसी आदत होती है कि नहीं ये भी सीख लो वो भी सीख लो। तो मैंने ना सिर्फ आर हैंड का बताया था कि हाउ यू फाइंड आउट द एंगल मेड बाय आर हैंड, जस्ट बताया था। तो एक दो बच्चे हैं उस समझा हुआ था, सुना हुआ था, तो उसके बेसिस पे सॉल्व करके आए। बट होता क्या है, ये सिर्फ 1 मार्क का क्वेश्चन था, गलत नहीं हुआ तो 1 मार्क, दैट 1 मार्क कीप्स अ लॉट, राइट। चलो ये आ गया हमारे पास, 1 जो है नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट में आ गया, इसे नहीं लिखेंगे। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, 2 is the only even prime number, लिख लो इस चीज को, 2 is the only even prime number। अब तक ना जो रियल नंबर का चैप्टर है ना, इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जो आपके अब तक के ना सारे रियल नंबर्स के फंडास को, सारे रियल नंबर के कॉन्सेप्ट को स्टडी करेगा। जैसे इवन और इवन को ऐड किया, 2 इवन्स को ऐड किया तो आंसर क्या आएगा, इवन। 2 ऑड को ऐड किया तो क्या आएगा, इवन। 3 + 5 is 8, ठीक है। इवन और ऑड को ऐड किया तो ऑड, ठीक है। एंड 3 ऑड्स को ऐड किया तो ऑड। समझ में आ गई बात ये? तो ये सारी बेसिक चीजें हैं जो आप पिछली क्लासेस में करके आए हो। अब क्योंकि हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज नहीं है ना, और लास्ट वाली 1.4 भी नहीं है, पता लग गया पेपर बुक में, तो ये सब चीजें ना हो सकता है कि इनके बेसिस पर क्वेश्चन आ जाए। मैं लास्ट ईयर को पेपर में आया था वो भी आपको बता दूंगी, राइट। इतना क्लियर हो गया। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। कॉम्पोजिट नंबर कौन से है, जिसमें हैव मोर देन 1 फैक्टर, ठीक है। अब आते हैं को प्राइम नंबर्स। ये सारे डिस्कशन की को प्राइम नंबर्स कौन से हुए, को प्राइम हुए, को होता है जैसे आपस में कोऑपरेट करना, राइट। सो को इज अ वर्ड व्हिच वी यूज, आपस में प्राइम है। आपस में प्राइम मतलब इनमें आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, राइट। फॉर एग्जांपल आई टेक द नंबर 2 and 3, ये इकट्ठे नंबर 2 और नंबर 3 किसी एक टेबल में आते हो। 2 के टेबल में अगर 2 आता है तो 3 नहीं आता, और 3 के टेबल में अगर 3 आ गया तो 2 नहीं आता। चलो ये तो आ गया हमारे ये वाले नंबर। लेट मी टेक 5 and 27। 5 के टेबल में 5 आता है, 27 नहीं आता। 3 के टेबल में 27 तो आ गया लेकिन 5 नहीं आया। तो इनमें कोई भी एक फैक्टर कॉमन नहीं है। समझ में आ गया? अब फैक्टर का मतलब क्या है, फैक्टर कॉमन होने का मतलब क्या है, कि कोई एक सिंगल नंबर बताओ जो 5 को भी डिवाइड कर दे और 27 को भी डिवाइड कर दे कंप्लीटली। और कंप्लीट डिवीजन कौन सी होती है, रिमाइंडर क्या होगा, 0। फैक्टर वो नंबर होता है जो कंप्लीटली डिवाइड करता है। अगर वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता तो हम उसको डिवाइजर बोलते हैं। समझ में आ गया? डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट इनटू फैक्टर नहीं लिखा कभी भी, क्या लिखा है, डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। तो वहां डिवाइजर क्यों लिखा, क्योंकि वो डिवाइड करता है, इसने सिर्फ डिवाइड किया। अब फैक्टर वो होगा जो डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 नहीं देगा। समझ में आ गई चीज ये? तो हमारा फैक्टर कोई ऐसा नंबर होगा जो दोनों को डिवाइड करे। अगर दोनों को डिवाइड नहीं करता तो उन दो नंबर्स को हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको नंबर दिए 27 and 25, आर दे को प्राइम, यस और नो, क्यों नहीं है? किसी एक नंबर को फाइंड आउट करो जो दोनों को डिवाइड करते हो। तो 27 जो है 1 के टेबल में आता है, ठीक है, 3 के टेबल में आता है,
9 के टेबल में आता है, 27 के टेबल में आता है। जो 125 है वो 1 के टेबल में आता है, 5 और 25। तो 1 के अलावा इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 1 हैपेंस टू बी अ कॉमन फैक्टर फॉर एवरी नंबर, राइट। तो हम क्या करके चलते हैं कि कोप्राइम नंबर्स वो हुए जिनका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही 1 है। 1 के अलावा किसी और टेबल में आते ही नहीं। इकट्ठे अगर आएंगे तो 1 के टेबल में आएंगे, 127 जा 27, 125 जा 25। तो अब जो हमारे मिथ होते थे ना कोप्राइम के, कोप्राइम का मतलब ये नहीं कि दोनों नंबर प्राइम होंगे, ठीक है। आपने देख लिया 2 और 3 भी कोप्राइम है, जिसमें दोनों प्राइम नंबर्स थे। 527 में एक प्राइम एक कॉम्पोजिट, उनको भी मैंने कोप्राइम कहा। दोनों कॉम्पोजिट है, उनको भी मैंने कोप्राइम कहा। तो कोप्राइम ये चीज फैक्टर पे डिपेंड करती है, नंबर के प्राइम कॉम्पोजिट होने पे डिपेंड नहीं करता। लिख लो इस चीज को, कोप्राइम डजंट मीन नंबर्स आर प्राइम। कोप्राइम मीन्स दैट ओवरऑल दे डोंट हैव एनी कॉमन फैक्टर। जितने भी नंबर्स हैं उन सभी नंबर्स का कोई एक कॉमन फैक्टर नहीं है। समझ में आ गया? तो बहुत बेसिक चीज है, पर रियल नंबर्स में ना 1-2 नंबर के क्वेश्चन थ्रू आउट टर्म में चलते रहेंगे आपकी। जब आपको लगेगा कि तो इजी सा क्वेश्चन है और पता नहीं कौन सा कोप्राइम लिखा होगा, कुछ लिखा होगा, आई गिव यू क्वेश्चन मैं करवाऊंगी क्लास में, वो जो आपके लास्ट ईयर पेपर्स में बहुत बार रिपीट हुआ है और फाइनल बोर्ड्स में भी आया है, ठीक है। जिसमें ना हर बार गलती रहेगी कि मैम इसका आंसर क्या होगा, ये क्या होगा, अच्छा ये कैसे आ गया। तो वो बेसिक डेफिनेशन पर ही बेस्ड है। इतना क्लियर हो गया? अब मान लो मैंने ये नंबर्स लिखे, लेट मी टेक 5, 25, 27। आर दीज 3 नंबर्स कोप्राइम? इनको कोप्राइम बोलोगे तीनों को? नो। यस और नो? हाउ मेनी फॉर यस? यस। किसने बोला यस? कितने बच्चों ने हाँ यस? क्यों? हाँ तुमने बोला यस ये कोप्राइम है, क्यों? हाँ जी हाँ, गुरलीन बोलो। तीनों को डिवाइड करने वाला एक सिंगल नंबर नहीं है। ये भी 1 इंटू 5 बना, ये भी 1 इंटू 25 बना, और ये भी 1 इंटू 27 बना, ठीक है ना। तीनों का कॉमन फैक्टर सबसे हाईएस्ट वाला 1 ही हुआ, राइट। सो दीज 3 नंबर्स यस दे आर कोप्राइम। समझ में आ गया? अब जो लिखो एक चीज और, जो पेपर में आता भी है एमसीक्यूज में ना, ये बहुत बार रिपीट भी हुआ है, लास्ट टाइम टर्म पेपर्स में बहुत बार आया है। सितंबर टेस्ट में, फिर दिसंबर में किसी और स्कूल के आ गया, एक स्कूल में आया, फिर किसी दूसरे में आ गया, फिर किसी तीसरे में आ गया, और बोर्ड में बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या था, अगर P एंड Q, इफ P एंड Q आर कोप्राइम। एक ना मेरी बात, इस चीज को याद रखना, ये ना एक ट्रिक है, ये जो ना गुरु मंत्र है, ये मुझे भी सिखाया गया था। माय टीचर बैक इन क्लास 10, उसने कहा जब PQ आए ना और कुछ समझ ना आए, उनको नंबर डालकर देखना। दिस इज अ वेरी यूजुअल टेक्निक कि अगर हमें a प्लस बी इक्वल टू इवन या ऑड नहीं समझ में आता, मैंने कहा a प्लस बी ये ऑड है, नहीं समझ में आ रहा कि ऑड का नंबर क्या हुआ, तो ऑड की जगह ना 3 लिख दो। ऑलवेज जब भी ए बी दिया हो ना किसी चीज में, उसको 2 और 3 के साथ देखो, या नंबर्स के साथ देखो, और देखो हम क्या करते थे तब। समझ में आ गया? जैसे कि मैंने आपको ना एक टेस्ट में एक क्वेश्चन दिया था, कोइंसिडेंट लाइंस का। मैं क्यों रिपीट कर रही हूँ ना, यहाँ पे इस चीज को समझना है सबने, क्योंकि वही गलती की है, बारिंग 1 एंड 2। ये वाला था ना, 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, और 2px प्लस py इज इक्वल टू 28 माइनस qy। ये था ना, है ना। नहीं समझ में आया हमें, हमने कैसे डील करना है, और मैक्सिमम ने गलती की है, कोई एक बच्चा होगा जिसने सही किया है, राइट। अब यही चीज मैं आपको ना ऐसे लिख दूं, यहाँ पे लिख दूं 4, यहाँ पे लिख दूं 5, और यहाँ लिख दूं 7। अब बताओ क्या करूंगी? अब क्या करोगे बताओ? हाँ लेकर जाओगे ना इकट्ठा, पी एंड क्यू में अब नहीं लेकर गए। अब नंबर है तो आपको समझ में आ गया कि नहीं कि वाई को इकट्ठा करो। पी क्यू में क्यों नहीं समझ में आया? क्योंकि वो हमारा एक वेरिएबल बन गया, तो हमें नहीं समझ में आया उस पी को हैंडल कैसे करना है। इस चीज में सच में मुझे सिखाया गया था कि बेटा अगर ये समझ नहीं आएगा ना पेपर में, वहां बोर्ड पे बैठे, बैक इन माई टाइम, इन आर टाइम व्हेन आई वाज क्लास 10 ना, कहीं से भी कुछ भी आ सकता था। हमें नहीं था कि सिमेट्री बुक से ही आएगी, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते ही थे।
ठीक है, तो हम 3-4 बुक्स इकट्ठी पढ़कर कुछ ना कुछ यहाँ से सीख कर वहां सीख कर हम लोग कुछ एक्स्ट्रा ही कहते थे कि एनसीईआरटी बस है सॉल्व करना, कहाँ से आएगा पता नहीं, कोई आगे शर्मा नहीं थी, बहुत रेयरली किसी एक के पास होती थी और पूरी क्लास उसे यूज करती थी। एंड दिस इज अ फैक्ट, हमें होता था पेपर कहीं से भी आ सकता है, ज्योमेट्री कहीं से भी आ सकती है। ठीक है, तो जब ये चीज आती है पेपर में तो उस चीज को हैंडल कैसे करना है कि अगर मुझे ये दिख गया, घबराना नहीं है और मार्क्स लेके आने हैं फुल, मतलब ऑब्वियसली 100 on 100 लाना है, तो क्या होगा हमारा ये। तो इस केस में द ओनली ट्रिक इज टू रिप्लेस इट विद नंबर्स, कि अगर ये पी की जगह मुझे 7 दिया हो तो मैं क्या करूंगी। तो हम क्या करेंगे, इस बाय को मैंने देखा, मैंने उस पी को नहीं देखा, मैंने बाय और 5 और 7 को इकट्ठा ले लिया। समझ में आ गई चीजें, अब क्लियर हो गया वो आपका कोइंसिडेंट लाइन वाला क्वेश्चन, अब क्लियर हो जाएगा कि क्यों मैं उस बाय को इकट्ठा करके लेकर गई। तो दिस इज वन थिंग दैट यू हैव टू सी। नाउ इफ आई से if P and Q are co-prime, if P and Q are co-prime, what can you say about, what can you say about P square and Q square? ठीक है, अब ये चीज है ना, अब इसमें घूमते रहोगे, लगाओ टाइम। व्हाट कैन यू से अबाउट पी स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर, और सच में ये एज अ 1 मार्क क्वेश्चन टर्म पेपर में आया हुआ है। पी एंड क्यू को प्राइम है, तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर के बारे में क्या बोल सकते हैं, दे आर कॉम्पोजिट, दे आर प्राइम, दे आर को प्राइम, क्या बोलोगे इसके बारे में, आर दे को प्राइम, है ना। हमने लिया 2 and 3 को प्राइम है, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर भी क्या है, को प्राइम, 4 and 9 अगेन दे आर को प्राइम। तो क्योंकि हमारे अब लॉजिक क्या है कि अगर पी एंड क्यू में कॉमन फैक्टर नहीं है, पी स्क्वायर क्या होगा, पी इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर क्या होगा, क्यू इंटू क्यू, दे ऑल्सो हैपन टू बी को प्राइम। इतना क्लियर हो गया हमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक आता है, या इफ आई से पी स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर आर नॉट को प्राइम, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स, राइट। चलो, और एजर्शन रीजनिंग में भी एक क्वेश्चन आ जाता है, क्लियर हो गया इतना। तो हमारे अब को प्राइम क्लियर हो गया ना। अब आते हैं हमारा वो 3 नंबर का क्वेश्चन या वो 2 नंबर का क्वेश्चन जो पेपर में आएगा और प्योरली थ्योरेटिकल ही है। ठीक है, आज हम करेंगे √2, √3 एंड √5। ये क्यों है, कैसे है, अगर तो समझ में आता है ठीक है, नहीं समझ में आता तो ज्यादा दिमाग मत लगाना, रट्टा मार लेना, राइट। अभी के लिए दिमाग मत लगाओ कि ऐसा क्यों होगा, वैसा क्यों हुआ, ये क्या हुआ, बिकॉज ये थ्योरेटिकल प्रूफ जो बने थे, दिस वाज इन थ्योरी पार्ट, जैसे एक चीज किसी ने प्रूव कर दी, उसको इन थ्योरी पुट किया फॉर एवरीवन अराउंड द वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड। जनरेशन टू जनरेशन से एक नॉलेज अगर पास होती है तो उसको इन पेपर पुट करना सो दैट द अदर पर्सन शुड अंडरस्टैंड। और फिर आप पढ़ते हो पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स बहुत ब्रॉड पार्ट है, आप सिर्फ इतना पार्ट पढ़ रहे हो, तो वो चीज जो उसने कवर की है वो ब्रॉड पार्ट को लेकर कवर की। समझ में आया, आपने सिर्फ उसका छोटा सा पार्ट पढ़ा। तो ये चीज अगर आप प्योर मैथ्स बाद में करते हो ना, और उसके बाद भी नॉट की 11th 12th मैथ्स की, उसके बाद भी अगर मैथ्स में हम जाते हैं, राइट, अप्लाइड मैथ्स करना है, एमएससी मैथ्स करते हैं, बीएससी मैथमेटिक्स करते हैं, तब क्लियर होगा जो पढ़ रहे हो आज। समझ में आ गया, चलो नेक्स्ट लिखो। प्रूव दैट, हमारा क्वेश्चन है, एचसीएफ एलसीएम कल ही करवाऊंगी। प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। ठीक है, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। हमें पता है इरेशनल है, अब इसको थ्योरेटिकली प्रूव करो। तो इसको हम कैसे करते हैं, स्टार्ट करोगे। अब ना ये पता क्या हुआ था, लास्ट ईयर में टेस्ट ही था केवीएम स्कूल का ना, एक बच्चे को मैंने, क्योंकि हर बार ये कहा था √2 इज इक्वल टू पी बाय क्यू, मैंने करवाया, मैं कहा √3 आएगा तब भी पी बाय क्यू लिखना, √5 आएगा बस √2 की जगह √5 लिख देना। तो वो बच्चा लिख कर आया, मैम ने कहा नहीं बुक में ए बाय बी लिखा हुआ है, तो तुमने ए बाय लिखा था, उसके नंबर काट दिए। अब ये टीचर से पूछ लेना कि मैम ने पी बाय क्यू लिखे या ए बाय बी लिखे, फाइनल में नहीं करते हैं। ठीक है, वो सिर्फ एक स्ट्रिक्ट चेकिंग लगाने के लिए तो किया। तो आई स्टार्ट विद पी बाय क्यू ओनली। तो लिखो, let us assume let us assume that √2 is rational। ये होता है प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन, इस मेथड को बोलते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन, कि हमने इसको कॉन्ट्रडिक्ट किया अपनी बात को, और हमने कहा कि अच्छा ये कॉन्ट्रडिक्ट हो गया कि ये तो नहीं है, तो दूसरी चीज है। तो लेट अस अज्यूम दैट √2 इज रैशनल। और अगर √2 रैशनल है ना, रैशनल नंबर का मतलब हुआ फ्रैक्शन एग्जिस्ट करती है, therefore √2 इज इक्वल टू पी बाय क्यू। बस मैंने यहाँ पी बाय क्यू लिखाया था, बुक में ए बाय बी लिखा हुआ है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में ना ए और बी लिखा हुआ है, विच इज अगेन एक मेथड ऑफ, बस एक छोटी सोचने की बात है
राइट, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वेयर, अब ये चीज लिखनी बहुत जरूरी है, आप यहां तक तो याद कर लोगे, ये चीज लिखना है, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर्स एंड Q is not equal to 0. ये चीज मैं हाईलाइट कर रही हूँ, that you have to write this line because this is the basic definition of co-prime, sorry, rational numbers. Fraction तो exist करती है, denominator is not equal to 0 and P and Q are co-prime integers. This is very important to write down. समझ में आ गया? √2 is equal to P by Q where P and Q are co-prime integers, Q is not equal to 0. ये चीज लिखोगे, रट्टा ही मारना है इसको हमने। अब हमें क्या करना है, इसके बाद इसको कर देना है क्रॉस मल्टीप्लाई। √2Q is equal to P लिखा। अब कर देंगे क्योंकि √2 दिख गया ना, √2 को हटाने के लिए हमें क्या करना होता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सो आई विल डू स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये बन जाएगा 2Q² इज इक्वल टू P²। ठीक है, और जिसे आप लिख दोगे Q² इज इक्वल टू P² बाय 2। ठीक है, अब इस चीज को ना, ये 2 स्टेप्स मैं बना रही हूँ, बुक में नहीं लिखा होगा, वो समझाने के लिए। अब इसका मतलब क्या है, देखो उसने कहा Q² जो है P² बाय 2 है, राइट। और मैं P और Q को क्या बोल रही थी, ये क्या है, इंटेजर्स। को प्राइम में बाद में आएंगे, इंटेजर्स तो है ना। अगर P इंटेजर है तो P² भी इंटेजर होगा। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, -5 का स्क्वायर 25। समझ में आया ना, मैंने अब कहा P इंटेजर है, P² इंटेजर है, ये समझ नहीं आया, लेकिन मैंने कहा 4 इंटेजर है तो 4 का स्क्वायर 16 भी इंटेजर है। 9 इंटेजर है तो 9 का स्क्वायर 81, वो भी इंटेजर है। फ्रैक्शन तो नहीं बनकर आया, ठीक है ना। तो ऐसे ही मैंने कहा कि अगर P इंटेजर है तो P² भी इंटेजर होगा, Q इंटेजर है तो Q² भी इंटेजर होगा। ठीक है, अब Q² मुझे चाहिए इंटेजर, और वो आता है P² बाय 2। तो इसका मतलब ये 2 जो है इस P को कट करेगा, करना चाहिए ना। तो आई विल राइट देयरफॉर इट मींस P इज डिविजिबल बाय 2। समझ में आया इस पूरी बात का? नहीं, हाँ जी। इसमें से कितना कहा है, इफ P इज इंटीजर P² इज इंटीजर, इफ Q इज इंटीजर Q² इज इंटीजर। मैंने लिखा Q² इज इक्वल टू P² बाय 2। यहां मुझे चाहिए इंटीजर, इंटीजर का मतलब डिनोमिनेटर 1 है। अब इस यहाँ पर तो दिखा रहा है 2 है, तो मतलब ये 2 इस P² में कट करेगा, तभी यहाँ पे 1 आएगा, और यहाँ पर मान लो जैसे 42 था तो 21 आ जाएगा। समझ में आ गया ना। तो इसका मतलब अब ये पूरी बात कहने का सिर्फ यही मतलब था कि आई नीड टू प्रूव दैट P इज डिविजिबल बाय 2। क्लियर हो गया है ना, इतना लिख लिया सबने। लिखते रहो साथ साथ, क्योंकि ये चीज इन बिटवीन अब ना डिस्ट्रैक्शन बहुत होती है, फिर हम भूल जाते हैं हम शुरू कहां से कर रहे थे। इतना क्लियर हो गया ना। अब मैंने यहां तक निकाला, अच्छा अगर P डिविजिबल बाय 2 है और P भी इंटीजर है, तो मैंने लिखा देयरफॉर P इज इक्वल टू 2K। P 2 का कोई मल्टीपल है ना, वेयर K इज एनी नॉन जीरो इंटीजर। K इज एनी नॉन जीरो इंटीजर। अब यहाँ पर ना ये K की जगह C लिखा हुआ है, तो सिर्फ ये पूछ रहा था ना, अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तो ये K C की वजह से मार्क्स तो नहीं कट करोगे पेपर में एग्जाम में, तो वहां कट होते ना, लगता है मार्क्स का पढ़े तो मार्क्स नहीं आए और फिर पढ़ने को मन नहीं करता। सीरियसली कह रही हूँ, सिर्फ इसलिए मैं कह रही हूँ कि स्कूल एग्जाम्स पे फोकस करते हैं, क्योंकि अगर मार्क्स ना यहाँ से आधे नंबर कट जाए, वहां कट जाए, तो लगता है क्यों कट गए। ठीक है, और जो हमारी थोड़ी मोटिवेशन पढ़ने की होती है ना, वो बिल्कुल बिल्कुल मतलब बैक गियर ले लेती है। समझ में आ गई इतनी चीज। तो P इज इक्वल टू 2K वेयर K इज एनी नॉन जीरो इंटीजर। अब क्या करना है, जो मैंने यहाँ पे चीज लिखी थी ना, Q² इज इक्वल टू P² बाय 2, और उसके बाद ये लाइन, उसके बाद ये लाइन, ये लिख लिया। P किसके इक्वल है, 2K के। अब मैंने क्या किया, Q² तो एज इट इज लिखा, P की जगह लिख दिया 2K और इसका स्क्वायर।
p की जगह 2k को पुट कर दिया, रट्टा मारना है इसको। एक बार समझोगे √3 लिखोगे ऐसे लिखोगे, √5 लिखोगे ऐसे लिखोगे, √7 लिखोगे ऐसे लिखोगे, ठीक है। क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2k का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 आ गया। क्यू स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 4k स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अब ये 2 कैंसिल हो गया, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर, ठीक है ना। ये जो इन बिटवीन वाले स्टेप है ना, ये बुक नहीं लिखवा रहा है, बुक ने इसको स्किप किया हुआ है कि डायरेक्टली समझ जाओ, राइट। और फिर मैं लिख दूंगी k स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 2। जैसे पहले आपने p के साथ किया था ना, वैसे ही अब यहाँ पर k के साथ करोगे। k को मैंने क्या कहा है, इंटेजर। अगर k को इंटेजर बनाना है तो क्यू स्क्वायर और 2 कटना चाहिए। तो यहां से आई डिसाइड, मतलब इसके बाद की नेक्स्ट लाइन होगी therefore q इज डिविजिबल बाय 2। बस ये सारी चीज जो मैं कर रही हूँ ना, सारी जो ये चीज इतना सारा कुछ लिखा है ना, वो सिर्फ ये 2 लाइंस के लिए बस। ये जो सारा पी क्यू समझा है ना कि ये डिविजिबल बाय 2 है, वो भी डिविजिबल बाय 2 है, ये सारी चीज इन दो के लिए समझी है, इन दो के लिए। ये 2 लाइंस हमारी सबसे इंपॉर्टेंट लाइंस है। P इज डिविजिबल बाय 2, Q इज डिविजिबल बाय 2। इसका मतलब P और Q आपस में कॉमन फैक्टर रखते हैं 2। और हमने क्या कहा था शुरुआत में, देखो एक लाइन लिखी थी, P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर्स, ठीक है। अब इसका मतलब है, अब मैंने कहा इस चीज को, P इज डिविजिबल बाय 2, Q इज डिविजिबल बाय 2, और इट मींस P एंड Q both are divisible by 2, ठीक है, ठीक है। अब लिखोगे बट दिस, अब ये लास्ट लाइन ना जैसी बुक की लिखी हुई है वैसे ही कर दो, क्योंकि ना इस लाइन को ना बोर्ड में कोई भी टीचर आपके सामने आ जाए गलत नहीं कर सकता, नंबर नहीं काटेगा। आपके पास एक वैलिड रीजन होगा कि वैसे नंबर क्यों काटे। अगर आप पेपर मंगवाते हो, पीडीएफ फॉर्मेट में पेपर मिल जाता है, आफ्टर यू पे द मनी और जो भी करते हो ना, पीडीएफ में पूरा पेपर मिल जाएगा। तो अगर आपने ये पूरी लाइन एज इट इज लिखी होगी ना, कोई टीचर अगर नंबर काटा होगा तो यू कैन कॉन्टेस्ट एंड यू कैन गेट योर नंबर्स बैक। समझ में आ गया। सो बट दिस कॉन्ट्रोडिक्ट्स द फैक्ट, लिखो, this contradicts the fact that A and B are co-prime. P and Q. This contradicts the fact that P and Q are co-prime. और इसके बाद की लाइन, this contradiction has arisen because of our incorrect assumption that √2 is irrational. Sorry, rational. That √2 is rational. Incorrect assumption that √2 is rational. Hence, √2 is irrational. अब आप समझोगे ये क्या चीज है, ये क्यों आई है। आई एम सेइंग बिकॉज ये आप अगर बहुत हायर मैथ्स में जाते हो जहाँ प्रैक्टिकली आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करनी होती है, ये उस चीज का पार्ट है। व्हेन यू डू एडवांस मैथ्स, जब आप ग्रेजुएशन मैथ्स में करते हो या आगे पोस्ट ग्रेड करते हो, तो वहां पर ये चीजें हम समझते हैं। पर आपको सिर्फ बेसिक्स में समझा रहे हैं इतना सा पार्ट। और ये 3 नंबर का या 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आएगा ही, सेम टू सेम। इसके बहुत सारे पार्ट्स है, पर ये स्टार्टिंग पॉइंट 3 नंबर का, अगर ये आएगा तो 3 नंबर का आएगा, ठीक है। और इसके साथ अगर एक और चीज कंबाइन आएगी तो ये तो पक्का ही 3 नंबर का होगा। क्लियर हो गया इतना। नेक्स्ट लिखो। अब इसी के साथ हमें लिखना है, जैसे ये लिखा है ना, इसको ना सिंगल पेज पे लिखते रहो पूरा, कोई पेजेस ना हो। अब नेक्स्ट पेज निकालो, हमें प्रूव करना है √5 इज इरेशनल। प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। हम पूरा लिखेंगे अपने पिछले वाले पेज में ना, जहां पे √5, जहां पर भी नंबर 2 आया ना, वहां पर आप 5 लिखते जाओ, ठीक है। पहली लाइन तो √5 इज इरेशनल। फर्स्ट लाइन हमारी क्या थी, लेट अस अज्यूम √5 इज रैशनल। Let us assume that √5 is rational.
√5 की जगह √3 लिख लो, पहले तो √5 लिख लो, √3 आज होमवर्क ले लेना, ठीक है। Let's assume that √5 is rational, therefore √5 is equal to P by Q, और साथ में क्या लिखेंगे, where P and Q are co-prime integers and Q is not equal to 0। फिर वही स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आ जाएगा 5 इज इक्वल टू P² बाय Q²। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5Q² इज इक्वल टू P², साइड बाय साइड चेक करते रहो। अब इसके बाद वो 2 स्टेप लिखने ऑप्शनल है समझने के लिए, जो मैंने आपको लिखवाए थे कि आपने लिखा Q² इज इक्वल टू P² बाय 5, ये स्टेप लिखना ऑप्शनल है आपके लिए, बुक में नहीं लिखा हुआ। अगर इसके बाद डायरेक्टली समझ सकते हो तो लिख लो, therefore it means Q is या P is divisible by 5, therefore it means P is divisible by 5, ठीक है। सिर्फ इतना समझना कि मैं 2 और 5 को कैसे रिप्लेस कर रही हूँ। therefore P is equal to 5K where K is any non-zero integer। नेक्स्ट लाइन ऐसे चलती जाएगी, ठीक है। और अब आपने लिखा इट मींस Q² इज इक्वल टू 5K होल स्क्वायर डिवाइड बाय 5, राइट। या फिर लिखा Q² इज इक्वल टू 5K², और जो ये मैं स्टेप लिख रही हूँ Q² डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू K², ये स्टेप एक ऑप्शनल हो जाता है समझने के लिए, नीचे 5 लिखना ना। और therefore Q is divisible by 5, क्लियर हो गया। therefore P and Q both are divisible by 5, this contradicts the fact that P and Q are co-prime। This contradiction has arisen because of our incorrect assumption that √5 is rational, hence √5 is irrational। अब यही चीज √3 में लिखो, समझ में आ गया, कहाँ पे 2 था उसकी जगह 5 लिखा, अब √3 में जहां जहां 2 था वहां वहां 3 लिखोगे बैठकर अभी। हाँ अभी, हाँ नहीं, होमवर्क √7 होगा ना। चलो, होमवर्क √7 होगा, √3 लिखो, √3 मुझे लिखवाना था, √5 भी था। आई हैड दिस प्लान कि ये 4 चीजें लिखवाऊंगी क्लास में बैठकर, कुछ तो याद हो जाएगा। और ये 4 प्रूफ रहेंगे ना, √2 तो घूम जाता है, मैम बताइए कहाँ पे लिखा हुआ है। √3 भी दिखेगा, √5 भी दिखेगा, √7 भी दिखेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वी हैव टू प्रूव दैट √3 इज इरेशनल, और कल जो करवाऊंगी ना वो होगा √2 प्लस √3, 5 प्लस √3 जो आता है पेपर में, इसके पार्ट बनकर ही। प्रूव दैट √3 इज इरेशनल, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना, कोई भी वर्ड मिस नहीं करना। अगर √3 इक्वल टू P by Q और नहीं लिखा ना, P and Q आर co-prime integers, जाने दूंगी, दोबारा से √7 भी यहाँ लिखवा कर भेजूंगी। √3 is irrational. Let's assume that √3 is rational. Therefore, √3 is P by Q. P and Q are co-prime integers. Q is not equal to 0. Squaring both sides. 3 equals to P² by Q². रट्टा मारना बहुत जरूरी है इस चीज को।
एज इट इज इस चीज को रट्टा मारना सच में, बिकॉज ये 3 नंबर का क्वेश्चन आप लगाओ पेपर में, ये एग्जाम में तो है ही। आप बोर्ड्स को तो हम बाद में टारगेट करते हैं, अगर हम मे एग्जाम देखें ना, आपके मे एग्जाम में टॉप पेपर जो आएंगे उसमें ये पेपर, ये क्वेश्चन होगा ही। और अगर पूरा ठीक लिखा होगा तो टीचर्स वैसे नंबर काटेगी, पी बाय क्यू तो लिखा है, ए बाय बी भी लिखा, तो प्लीज डू आस्क योर स्कूल टीचर्स, प्लीज पूछ लेना कि इसमें नंबर कटेंगे कि नहीं कटेंगे। ए बाय लिखा तो प्लीज ए बाय लिखा, मुझे कोई इसमें ऑफेंस नहीं है। आई एम लाइक लीस्ट अफेक्टेड कि ए बाय बी लिखा है, पी बाय क्यू लिखा है। ठीक है। और मैं क्या करती थी यहाँ पर, बिकॉज आई हैव दिस एंटायर प्रूफ, तो मैं यहाँ पर जहां रूट 2 लिखा है ना, रूट 5 लिखा है, वहां आई से रूट 3। अब ये लोग आप लोग नहीं कर सकते। ठीक है। आई हैव स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ से आ जाएगा 3 = t² / q², और यहाँ लिख दूंगी 3 = 3 q² और यहाँ लिख दिया इसको 3  divisible by 3, 5k की जगह आ जाएगा 3k, k इज एनी नॉन जीरो इंटेजर। फिर पुट किया यहाँ पर और ये चीज पर, तो यहाँ पर अगेन इट कम्स एज 3, यहाँ पर ये 3 आ गया। q is divisible by 3, therefore p and q both are divisible by 3. This contradicts the fact that p and q are co-prime. यहाँ पर ये 3 and hence √3 is irrational. ठीक है, नेक्स्ट लिखो। ये समझ में आ गया। √7 इज होमवर्क, मैंने बंद करने को नहीं कहा। √7 इज होमवर्क। अब जो क्वेश्चन क्लास में लिखना है वो लिखो। If p is prime, p is prime, p divides a square, then p does not divide a. True or false? फॉल्स। p डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। ठीक है, p will divide a। ठीक है, p डिवाइड। नेक्स्ट लिखो। प्रूव दैट 2 plus √3 is irrational। ठीक है, 2 plus √3 आया है, 2 plus √2 भी हो सकता था, अब 2 plus √3
इसमें और पहले वाले क्वेश्चन में क्या फर्क था, यहाँ पर √3 हमें प्रॉपरली सिस्टम से प्रूव करना था, राइट। यहाँ पर भी हम लिखेंगे लेट अस assume that 2 plus √3 is rational. Let us assume that 2 plus √3 is rational. Therefore, 2 plus √3 is equal to P by Q, where P and Q are co-prime integers. Q is not equal to 0. यहाँ पे स्क्वायरिंग नहीं करनी, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन में और इस वाले में क्या फर्क है, यहाँ स्क्वायरिंग नहीं करनी, राइट। अब ये नंबर 2 क्या है, इसको किस कैटेगरी में डालोगे, रैशनल। रैशनल में भी कौन सा है ये, अनदर इंटीजर, इट इज अ इंटीजर, राइट। तो मेरे पास क्या करना है, हमने √3 को यहाँ लिखा P/Q -2, टेक 2 टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, बिकॉज P एंड Q आपने एक फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा था और P एंड Q आपस में इंटीजर्स थे, राइट। तो √3 यहाँ पर लिख दिया P -2Q/Q, क्लियर हो गया, ठीक है। अब P और Q इंटीजर है तो P -2Q भी इंटीजर होगा और Q भी इंटीजर होगा, और इंटीजर अपॉन इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो इसमें मैं लिखूंगी हमारा P -2Q/Q इज रैशनल। इसको Q रैशनल है वो लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। या फिर इसे ऐसे लिख लो, सिंस P एंड Q, इनकी बुक में भी लिखा हुआ है, P एंड Q आर इंटीजर्स, therefore P -2Q/Q is rational, ठीक है। आपकी राइट हैंड साइड रैशनल आ गई, therefore √3 is equal to रैशनल नंबर, है ना। और अभी हम √3 के बारे में क्या प्रूव करके आए हैं, इट इज इरेशनल। तो यहाँ पर ना अब दो चीजें हो जाती हैं, या तो आपको लिखा होता है क्वेश्चन में गिवन दैट √3 इज इरेशनल, जैसे यहाँ पे नहीं लिखा था ना, तो आपको √3 का पूरा प्रूफ दोबारा से लिखना होगा इस क्वेश्चन में, वरना नंबर कट जाएंगे और ये नंबर 3 या 5 नंबर में आता है, ये क्वेश्चन 3 या 5 मार्क्स में आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बट दिस कॉन्ट्रडिक्शन मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम √3 रैशनल गिवन होता है, गिवन दैट √3 इज इरेशनल, नाउ प्रूव दैट 2 plus √3 is irrational, ठीक है। बट दिस contradicts the fact that √3 is irrational। समझ में आ गया, पहले आप रैशनल लिख रहे थे, अब लिखोगे इरेशनल, एंड दिस कॉन्ट्रडिक्शन has arisen because of our incorrect assumption। अगर नहीं दिया होगा, वैसे लास्ट ईयर पेपर में जो आया ना, बोर्ड में दिया हुआ था √3 is irrational दिया हुआ था। This contradiction has arisen because of our incorrect assumption that 2 plus √3 दिया था ना, is rational, therefore 2 plus √3 is an irrational number। अब चलो, अगर नहीं दिया होगा तो प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि हाँ ये नंबर कट सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ नहीं